तो आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 5 kg एंड m2 इज इक्वल टू 3 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली ऑन ए स्मूथ inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. Find the force exerted by the inclined plane on the body of mass m1. देखो इसमें क्या है, दो बॉडीज है m1 और m2। दोनों बॉडीज स्ट्रिंग और पुली के सहारे से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, और क्या बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है। ये ब्लॉक ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो इधर मूव कर रहा है। ये भी ब्लॉक ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो इधर मूव कर रहा है। पूरा सिस्टम रेस्ट में है। दिख रहा है ना, सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, और जिस स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, जिस स्ट्रिंग और पुली से ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग और ये पुली कौन है? ये वाला पुली है, ये वाला पुली है, ये गोल वाला है ना, ये पुली है। तो ये स्ट्रिंग और ये पुली दोनों क्या है? मासलेस है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय inclined plane on this block. Find the force exerted by this inclined plane on this block. inclined plane पर कौन है? m1 है ना। तो बोल रहा है बताइए inclined plane के द्वारा इस m1 ब्लॉक पर कितनी फोर्स लगाई जा रही है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो इधर हो जाएगा m2g फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर हो जाएगा टेंशन T, क्योंकि m1 और m2 के बीच कोई और दूसरा ब्लॉक नहीं है, इसलिए जो टेंशन यहाँ पर होगा ना वही टेंशन यहाँ पर होगा, बस इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T होगा और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T होगा, बस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ओके, अब देखो इसके लिए तूने m2g लिख दिया, ऊपर में T लिख दिया। जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है ना, तो उस पर कैसे हम फोर्स को डिफाइन करते हैं, कैसे फोर्स को डिटरमाइन करते हैं, इसको थोड़ा तुम ध्यान से समझ लो। देखो ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, तो तुम इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर इस बॉडी पर कौन कौन सा फोर्स लग रही है ये डिटरमाइन करने के लिए तुम सबसे फर्स्ट एक ही काम करना। क्या करना? ये इंक्लाइन प्लेन है ना, तो इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ये मास m1 है, देखो इस लाइन के अंदर आ गया है m1, लेकिन ये मास m1 है। ओके, चलो मैं मिटा के दूसरा जगह ले दे रहा हूँ। m1, तो तुम क्या करना, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। कर दिया हमने ड्रॉ। अब क्या करना, देखो बॉडी चाहे इस तरह से लटकी हुई हो या इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई हो, बॉडी चाहे जैसे भी जिस पोजीशन में रखी हुई हो, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेंगे। बॉडी को चाहे आप इस पोजीशन में रखो, इस पोजीशन में रखो, सीधा रखो, उल्टा रखो, तिरछा रखो, जैसे भी रखो, उस बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगी ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। तो इस बॉडी पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। जैसे इस पर mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है ना, ठीक इसी तरह से इस बॉडी पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। तो तुम क्या कर देना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देना। ये क्या हो जाएगा? m1g। ये क्या हो जाएगा? m1g। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ आगे की तरफ, ताकि मैं इनका नामकरण अच्छे से कर सकूं। ये क्या हो जाएगा? m1g हो जाएगा। अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर जो तुमने इंक्लाइन पर ड्रॉ किया था ना, और इस वाला लाइन, ये वाला लाइन और इस वाला लाइन के बीच एक एंगल बन रही है। तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये वाला एंगल उतना ही होगा जितना ये वाला एंगल होगा, जितना ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? तो थीटा ही हो जाएगा। ये भी एंगल थीटा ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तुम यही ट्रिक अप्लाई करना इंक्लाइन बॉडी के लिए, तुम्हारा फोर्स अच्छे से तुम डिटरमाइन कर पाओगे। उस बॉडी पर लगने वाले हर फोर्स को तुम अच्छे से डिटरमाइन कर लोगे। बस यही ट्रिक समझ लेना अच्छे से और यही ट्रिक लगा देना।
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है ना, तुम क्या करना है, इस इंक्लिनेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। कर दिया हमने। और हमने दूसरी बात बताई कि बॉडी चाहे इस पोजीशन में हो, चाहे इस पोजीशन में हो, चाहे जैसे भी रखी हुई हो, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। तो इस बॉडी पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लाएंगे, क्योंकि ये वाला लाइन इस लाइन के साथ एक एंगल बना रही है। तो ये वाला एंगल उतना ही होगा जितना ये वाला एंगल होगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि m1g इस लाइन के साथ एक एंगल बना रही है ना, तो इसका हम कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। किसका? m1g का। यदि तुम कंपोनेंट ड्रॉ करना जानते हो तो तुम जानते होगे कि ये हो जाएगा m1g cos थीटा, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो अब नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये वाला हो जाएगा m1g cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, इधर आएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो m1g sin थीटा। ये वाला हो जाएगा m1g cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा m1g sin थीटा। m1g sin थीटा, इस बात को तुम याद रखना, ये आगे भी जरूरत पड़ेगी इसकी, m1g sin थीटा। अब देखो, इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी, इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी। कौन सा फोर्स लगेगी? तो रिएक्शन फोर्स N, नॉर्मल रिएक्शन N लगेगी, या फिर नॉर्मल फोर्स N लगेगी। और ये N कौन सा फोर्स है? ये N वही फोर्स है जो ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पर लगा रही है। ये N वही फोर्स है जो ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पर लगा रही है, जिसको कि तुम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो, जिसको कि हमने यहाँ पर N से डिनोट कर दिया है। और इसी N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसी N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सारे फोर्स लग चुके हैं, अब आपको इक्वेशन बनानी है, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, ये ब्लॉक ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो इधर मूव कर रहा है, इसी तरह से ये भी ब्लॉक ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो इधर मूव कर रहा है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इस ब्लॉक के लिए, m1 के लिए हम लिखेंगे T इज इक्वल टू m1g sin थीटा। T इज इक्वल टू m1g sin थीटा। इस ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है T, टेंशन लग रही है, टेंशन भी तो एक फोर्स है ना। इस ब्लॉक पर इधर की तरफ टेंशन T लग रही है, और इधर की तरफ लग रही है m1g sin थीटा। क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू m1g sin थीटा। T इज इक्वल टू m1g sin थीटा। अब देखो, इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रही है, जिसको हम बाद में लगाएंगे, लिखेंगे। इस ब्लॉक के लिए एक और इक्वेशन बन रही है। कौन सा इक्वेशन? N इज इक्वल टू m1g cos थीटा। चलो इसको मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और N इज इक्वल टू m1g cos थीटा। देखो m1g cos थीटा इधर लग रही है, और इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है? N लग रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ N इज इक्वल टू m1g cos थीटा। इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इस ब्लॉक m1 पर लगने वाले फोर्स को हमने लिख लिया। अब इस ब्लॉक m2 पर लगने वाले फोर्स को हम लिखते हैं। नीचे की तरफ लग रही है m2g, ऊपर की तरफ लग रही है T, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है ना, इसलिए मैं लिख सकता हूँ फॉर ब्लॉक m2 T इज इक्वल टू m2g। अब यहाँ पर साइन थीटा मत लिख देना, ठीक है ना, यहाँ पर साइन थीटा नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे T इज इक्वल टू m2g। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, दोनों का LHS बराबर है क्या? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर m1g sin थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू m2g। g से g चला जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू m2 अपॉन में m1। बताइएगा आप m2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो 3 kg दिया हुआ है, ऊपर में लिख देंगे 3, और m1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 kg, तो नीचे में लिख देंगे 5। तो साइन थीटा बराबर तुम्हारा आ गया 3 अपॉन में 5। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, p अपॉन में h।
तो ये रहा थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है अपना 3, तो मतलब ये वाला साइड 3 हो जाएगा। देखो ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसका ये वाला साइड हो जाएगा 3। मुझे कैसे पता चला? यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आया 3, तो ये वाला साइड हो जाएगा 3 और ये वाला साइड हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा। ये वाला साइड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये वाला साइड 5 हो जाएगा। तो ये वाला साइड 3 है, 3 मीटर है, ये वाला साइड 5 मीटर है, तो ये वाला साइड कितना मीटर हो जाएगी, तो 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये वाला साइड 3 है, तो ये वाला साइड 5 है, तो ये वाला साइड हो जाएगी 4 मीटर। आप सोल्व करके देख सकते हो। तो आपकी बेस भी निकल गई, इस ट्रायंगल का बेस भी निकल गई। तो मुझे एन का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं लिखूंगा n इक्वल टू m1 g cos थीटा। m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 kg दिया हुआ है, 5 इंटू जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 10 cos थीटा का वैल्यू तुम बता सकते हो, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 4, तो मैं लिखूंगा 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूस 5, तो 5 से 5 गया, इस तरह से n बराबर कितनी आ गई, इस तरह से n बराबर आ गई 40 न्यूटन, और यही आपका आंसर है। तो ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगी, तो 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है एज शोन इन द फिगर अ वेटलेस पुली इज अटैच्ड ऑन डबल इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस सरफेस, इफ अ स्ट्रिंग इज मासलेस देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दो ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक का मास है 4 kg और दूसरा ब्लॉक का मास है 1 kg, और दोनों ब्लॉक्स एक लाइट स्ट्रिंग और लाइट पुली के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भी क्वेश्चन में लिख देवे लाइट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग मासलेस है, जब भी क्वेश्चन में लिख देवे लाइट पुली मतलब पुली मासलेस है, तो दोनों ब्लॉक 4 kg और 1 kg वाला ब्लॉक आपस में एक दूसरे से एक मासलेस स्ट्रिंग और पुली की हेल्प से कनेक्टेड है। तो बोल रहा है बताइए इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों ब्लॉक पर लगने वाली फोर्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। देखो इतना तो तय है ना कि इस स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी ही होगी, क्योंकि हमने बताया है कि जब तक मास नहीं पड़ेगा बीच में तब तक टेंशन टी चेंज नहीं होगा। 1 kg और 4 kg के बीच में कोई भी मास नहीं है, केवल एक पुली पड़ रही है, वो भी मासलेस है, मतलब जो टेंशन यहाँ पर होगा ना वही टेंशन यहाँ पर भी होगा। टेंशन पता चल गई। यदि ये बात करें हम टेंशन की डायरेक्शन की, तो तुम बता सकते हो इसकी डायरेक्शन, इसकी इस टेंशन टी की डायरेक्शन इधर होगी और इस टेंशन टी की डायरेक्शन इधर होगी। अब इस इंक्लाइन प्लेन पर जो ब्लॉक रखी हुई ना उस पर फोर्स तुम डिटरमाइन कर लो। तो मैंने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी बॉडी इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है ना, तुम एक काम करना, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, कर दिया हमने, फिर बॉडी चाहे जिस पोजीशन में हो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी, तो इस पर तुम फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देना। देखो ये 60 डिग्री है, भूल मत जाना ये 60 डिग्री है, और यहाँ भी यही काम करना, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, फिर इस बॉडी पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ये हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ इस ब्लॉक का मास m1 है और इस ब्लॉक का मास m2 है, तो ये हो जाएगा m1g और ये हो जाएगा m2g, जहाँ पे m1 4 kg है और m2 1 kg है, ध्यान देना। अब ये थीटा की बात करें ना, तो मैंने कहा था ये थीटा उतना ही होगा जितना ये थीटा होगा, और ये भी थीटा उतना ही होगा जितना ये होगा। यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ये कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा एंगल, तो 60 डिग्री ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कर दो, कंपोनेंट ड्रॉ कर दो, तो एक हो जाएगा इधर m1g cos थीटा, m1g
कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इसके पैरेलल में, इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल में हो जाएगा m1g साइन थीटा। ये लिखा हुआ m1g साइन थीटा, साइन को हमने s से डिनोट कर दिया है, और यहाँ पर लिखा हुआ m1g कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस को हमने c से डिनोट कर दिया है, तो m1g कॉस थीटा। ऊपर में एक नॉर्मल फोर्स तो लगेगी ही, लगा दो नॉर्मल फोर्स, इसके लिए n1, और इधर भी सेम केस, इधर हो जाएगा m2g कॉस थीटा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा m2g नहीं m1g, हाँ सॉरी m2g है ना, m2g कॉस थीटा, इधर हो जाएगा m2g कॉस थीटा। इस m2g का कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इधर हो जाएगा m2g कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा m2g साइन थीटा, और ऊपर में n2 तो लगेगा ही ना, नॉर्मल फोर्स n2, नॉर्मल फोर्स n1 लगेगा ही। सारे इक्वेशन, सारे फोर्स डिटरमाइन हो गए। अब इक्वेशन लिखो। अब बताओ कि ये ब्लॉक इधर जा रही है कि ब्लॉक इधर जा रही है, क्योंकि ये 4 kg है इसलिए इधर आएगा, ऐसा गलती मत करना है। ये ब्लॉक m1 4 kg का है तो ये ब्लॉक इधर आएगा। यहाँ पर देखो m1 मैं लिख दे रहा हूँ भैया, m1 है 4 kg का और m2 है 1 kg का। इतना ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का पार्ट है, इस लाइन से थोड़ा सा ढक गया है, यहाँ भी 1 kg इस लाइन से थोड़ा ढक गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, m1 4 kg का है और m2 1 kg का है, तो ब्लॉक इधर आएगा क्योंकि m1 4 kg का है, और इधर नहीं जाएगा क्योंकि m2 1 kg का है। तो ऐसा गलती मत करना, एक बार तुम कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक किधर जा रही है। देखो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है m1g साइन थीटा। m1 का वैल्यू कितना दिया है 4 kg, g का वैल्यू 10 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 20√3। मतलब इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लग रही है 20√3 न्यूटन, और इस ब्लॉक पर इधर की तरफ कितना फोर्स लग रही है, तो इधर m2 कितना है 1 kg, g 10 एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इधर लग रहा है 15 न्यूटन। मतलब इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर लग रहा है 20√3 न्यूटन और इधर लग रहा है 15 न्यूटन। मतलब ब्लॉक इधर आने वाली है। ब्लॉक किधर आने वाली है, तो इधर आने वाली है विथ एक्सेलरेशन a। हमने मान लिया कि ब्लॉक इधर आ रही है विथ एक्सेलरेशन a। बस अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ब्लॉक a एक्सेलरेशन से इधर आ रही है और ये वाला ब्लॉक ना ऊपर जाएगी, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगी विथ एक्सेलरेशन a। ये वाला ब्लॉक इधर आएगी तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। चलो अब इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इधर आ रही है ना, हम बॉडी m1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये वाला ब्लॉक इधर आ रही है तो हम लिखेंगे m1g साइन थीटा। चलो साइन थीटा पूरा लिख दे रहा हूँ ना, तो बाद में तुम कंफ्यूज कर जाओगे। m1g साइन थीटा माइनस टी, m1g साइन थीटा माइनस टी, इधर लग रहा है m1g साइन थीटा, ऊपर लग रहा है टी। m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू क्या लिख दोगे, m1 इंटू ए। m1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 kg, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसको थीटा 1 मान दो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस टी इज इक्वल टू m1 का वैल्यू 4 इंटू ए। तो यहाँ से तुम लिख दोगे 20√3 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब ब्लॉक m2 के लिए लिखो इक्वेशन, उसके लिए लिखोगे क्योंकि ब्लॉक m2 ऊपर जा रही है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर t माइनस m2g साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m2 इंटू ए। यदि आप मेरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू से देख रहे होंगे ना लेक्चर, तो आपको ये अच्छे से पता चल रही होगी ये इक्वेशन कैसे लिखे जा रहे हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सारे को एक्सप्लेन कर दिया था। तो t माइनस m2g साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m2a। यहाँ पर मैं लिखूंगा t माइनस m2 का वैल्यू 1 kg, g का वैल्यू 10, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू m2 का वैल्यू 1 इंटू ए। यहाँ से लिख दोगे t माइनस 5 इज इक्वल टू ए। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, और आप इसको थोड़ा एक बार नोट कीजिए। तो अपना इक्वेशन नंबर 1 आया 20√3 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, और इक्वेशन नंबर 2 आया था t माइनस 5 इज इक्वल टू ए। हम क्या करेंगे ना,
हमको टेंशन टी फाइंड करनी है, तो एक को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा 20√3 - t इज इक्वल टू 4a। इसमें हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो जो कितना है t - 5 इज इक्वल टू 4a अपॉन में a। चलिए इसकी काम खत्म हो गई। हमें यहां से a से a चला जाएगा ना, तो यहां से मैं लिखूंगा 20√3 - t इज इक्वल टू 4t - 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। यहाँ से तुम लिख सकते हो 40 - 20। तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए, मुझे t फाइंड करनी है, तो t को एक साइड कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे 5t, ये वाला t इधर जाएगा तो 5t हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू ये वाला 20 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 + 20। हमने क्या किया, इस t को इधर ले लिया और इस 20 को इधर कर दिया, तो हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 20√3 + 20। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5t इज इक्वल टू 20 को कॉमन ले लो और तुम लिख दो √3 + 1। यहाँ से t बराबर आपको मिल जाती है 4 इंटू √3 + 1। यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे, ठीक है ना, यूनिट न्यूटन लिखोगे क्योंकि मास केजी में है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का भी वैल्यू तूने एसआई में लिया है, तो इस टेंशन का भी तुम यूनिट एसआई में लोगे। तो टेंशन टी बराबर कितना आ गई, 4 इंटू √3 + 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l, कैपिटल L है, passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest with a part of its length small l is hanging on one side and rest of its length l minus small l is hanging on the other side of the pulley. At a certain time when l is equal to capital L upon x, then acceleration of the chain is g upon में 2. Find the value of x. देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रही है, इसमें कर रही है कि एक चेन है, चेन होती है ना, एक चेन है और ये चेन किसी मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली के सहारे हैंग कर रही है। क्वेश्चन में और कह रहा है कि चेन का एक साइड जैसे ये वाला साइड जिसकी लेंथ, सॉरी, चेन का एक साइड जैसे ये वाला साइड जिसकी लेंथ स्मॉल एल है, वो पुली के एक एंड से लटक रही है, और दूसरी चेन का दूसरा वाला साइड जैसे ये वाला साइड जिसकी लेंथ कितनी होगी, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, क्योंकि टोटल चेन का लेंथ है कैपिटल एल और स्मॉल एल इस साइड लटक रही है, तो इस वाली साइड का लेंथ कितनी हो जाएगी, तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। तो कह रहा है जिसकी लेंथ स्मॉल एल है वो इस साइड लटक रही है, और जिसकी लेंथ एल माइनस स्मॉल एल है वो पुली के इस साइड लटक रही है, और पुली यहाँ पर मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, मतलब पुली फ्रीली मूव कर सकता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए जब एक्सेलरेशन क्या करेगा, ये चेन नीचे आएगा ना, ये चेन क्या करेगा, नीचे आएगा, इधर की तरफ नीचे आएगा, और ये चेन ऊपर जाएगा। हमने मान लिया ये चेन इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो ये वाला चेन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ए बराबर कितना हो जाएगा, जी अपॉन में 2 हो जाएगा। जब ए बराबर जी अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कह रहा है इस वाली चेन का जो लेंथ हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एल इज इक्वल टू स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन में एक्स। तो बताइए इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, एक चेन है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, और चेन किसी पुली के सहारे से लटकी हुई है, इस साइड वाले चेन की लेंथ है स्मॉल एल, तो इस वाली साइड का चेन का लेंथ होगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, क्योंकि टोटल लेंथ कैपिटल एल है। हमने मान लिया कि चेन नीचे की तरफ आ रही है विथ एक्सेलरेशन ए, और ये वाला चेन ऊपर की तरफ जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, क्योंकि इधर ज्यादा चेन लटक रही है तो इधर ही मूव करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जी अपॉन में टी हो जाएगा ना, तब इस वाली साइड का लेंथ का जो इस वाली साइड का चेन का जो लेंथ हो जाएगा ना, वो हो जाएगा स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन एक्स। तो इसी एक्स की वैल्यू फाइंड कर रही है। जैसे जैसे ये वाला चेन नीचे आएगी वैसे वैसे इस चेन का लेंथ घटते चला जाएगा ना, तो वही बोल रहा है कि जब इस चेन का लेंथ कैपिटल एल अपॉन में एक्स हो जाएगा ना, तब एक्सेलरेशन ए बराबर हो जा रहा है जी अपॉन में 2।
तो इस x का वैल्यू बताइए। चलिए आप थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ना मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, मैंने क्या बोला, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगी, चेन का मास स्मॉल m दिया हुआ है ना और चेन का लेंथ दिया हुआ है कैपिटल L, तो चेन का मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगी, स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L। अब इस वाली साइड की जो चेन है ना वो कितना है, L कैपिटल L माइनस स्मॉल l है। तो मैं देख लूं कि इस वाली साइड का चेन का मास कितना है, इस वाली साइड का चेन का मास कितना है, तो मैं निकाल लूंगा। इस वाली साइड का चेन का लेंथ कितना है, तो वो है कैपिटल L माइनस स्मॉल l है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल L माइनस स्मॉल l, ठीक है, इनटू मास पर यूनिट लेंथ कितना है, m बाई l है, इसको मैं m बाई l से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसको, कैपिटल L माइनस स्मॉल l को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा m बाई l से। m बाई l क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या है, लेंथ ऑफ द चेन, तो इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इनका पूरा मास निकल जाएगा। और यदि बात करूं मैं इस वाली साइड का चेन का मास, तो कितना हो जाएगा, इस वाली साइड का चेन का लेंथ कितना है, तो स्मॉल l है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना है, तो m बाई l, ये हो जाएगा m इंटू l अपॉन में l। अब इक्वेशन लिखो, देखो इधर फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर भी लगेगी ना, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर भी लगेगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर कितना लगेगी, तो देखो कितना लगेगी, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, mg ना, तो मास ऑफ दिस चेन इंटू जी, मास ऑफ दिस चेन इंटू जी, तो इस चेन का मास कितना है, तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू m बाई l इंटू जी कर देते हैं, माइनस लिखेंगे क्योंकि चेन नीचे की तरफ आ रही है ना, चेन नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं लिखूंगा माइनस, फिर इस साइड वाले चेन का इस साइड वाले चेन पर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो वो लग रही है मास m इंटू जी होता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास m इंटू जी होती है, इसकी मास कितनी है, इसकी मास है स्मॉल m इंटू स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L इंटू जी, ठीक है, इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं m इंटू a, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द चेन है, टोटल मास ऑफ द चेन, एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चेन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व कीजिए। देखो इस स्मॉल m अपॉन में कैपिटल L को अंदर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये स्मॉल m कैपिटल L अपॉन में L माइनस स्मॉल m स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L इंटू जी, इसको मैं अंदर ले रहा हूँ, माइनस ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल l, जी तो है ही, अपॉन में l इज इक्वल टू m ए। नेक्स्ट पार्ट मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं ना इसको। तो इस जी को भी अंदर ले लो, तुम इस जी को भी अंदर ले लो, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल m इस l से ये वाला कट जाएगा ना, तो हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी माइनस स्मॉल m स्मॉल l इंटू जी अपॉन में कैपिटल L तो है ही, माइनस ये कितना है, स्मॉल m स्मॉल l इंटू जी, स्मॉल m स्मॉल l इंटू जी अपॉन में कैपिटल L इज इक्वल टू m a, ये तो है ही ना, मास ऑफ द चेन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द चेन। इसकी भी काम खत्म, बताइए इसको। यहाँ पर m तो कॉमन हो जाएगा ना, इसलिए m कट जाएगा, सारे इक्वेशन में m है तो m कट जाएगा, ये हो जाएगा g माइनस एल जी अपॉन में l माइनस एल जी अपॉन में l इज इक्वल टू a। ये देखो स्मॉल l g अपॉन में कैपिटल L, ये भी क्या है, स्मॉल l g अपॉन में कैपिटल L, ये हो जाएगा g माइनस 2 स्मॉल l g अपॉन में कैपिटल L इज इक्वल टू a। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जब इधर वाली चेन का लेंथ कैपिटल L अपॉन में x हो जा रहा है, तो a का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो g अपॉन में 2, तो मैं a के जगह पर लिख दूंगा g अपॉन में 2। तो फ्रॉम क्वेश्चन मैं लिखूंगा g माइनस
2lg अपॉन में कैपिटल L इज इक्वल टू g अपॉन में 2। क्वेश्चन में दिया हुआ ना एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जा रहा है g अपॉन में 2, कब? जब इस वाली साइड का चेन का लेंथ कैपिटल L अपॉन में x हो जा रही है। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहाँ भी g, यहाँ भी g और यहाँ भी g, इस तरह से ये g सारे कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2l अपॉन में कैपिटल L इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस 2l अपॉन में l को इधर ले जाएंगे और हाफ को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L इज इक्वल टू हाफ। हमने इस वाले टर्म को इधर ले आया और इसको मैंने इधर लेके चलाया, इधर से हो जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैपिटल L इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू स्मॉल l। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L अपॉन में 4, स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L अपॉन में 4। अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L अपॉन में x। क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L अपॉन में x, और हमने इक्वेशन जो सॉल्व किया ना वहाँ से हमको मिली स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L अपॉन में 4। मतलब x की वैल्यू कितनी होने वाली है, इस दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो तुम क्या पाओगे, x का वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। ठीक है ना, x का वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा x इक्वल टू 4। आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे ना तो x इक्वल टू 4 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हमने कनेक्टेड बॉडी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कनेक्टेड बॉडी का कुछ PYQ को सॉल्व किया हमने। ओके जी, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।